तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टोटल रिस्क। रिस्क को और अच्छे से और अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो रिस्क होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क से बनता है टोटल रिस्क। पहले मैं एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ। पर्टिकुलर सिक्योरिटी यानी कि कुछ शेयर के लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, कुछ डिबेंचर या शेयर के लिए। तो उसका जो टोटल रिस्क होता है उसको कहा जाता है TRS। शॉर्ट में बोलते हैं टोटल रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी को TRS। ये होता क्या है? ये वेरिएंस होता है। वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, SDS का स्क्वायर या फिर सिग्मा एस का स्क्वायर, ये होता है वेरिएंस। इसका यूनिट होता है परसेंटेज स्क्वायर। तो जब भी हम टोटल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं तब हम वेरिएंस की बात करते हैं। इसीलिए जब मैं आपको रिस्क का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था तो मैंने कहा था कि रिस्क को क्वांटिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन भी यूज़ होता है और वेरिएंस भी यूज़ होता है। तो वेरिएंस कब यूज़ होता है? वेरिएंस तब यूज़ होता है जब हम टोटल रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क की बात करते हैं, तब हम परसेंटेज स्क्वायर यूज़ करते हैं यानी कि वेरिएंस यूज़ करते हैं। ठीक है। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है? अनसिस्टमैटिक रिस्क वो होते हैं जो कि ऐसा रिस्क जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी को ही अफेक्ट करे, और सिस्टमैटिक रिस्क कौन से होते हैं? जो सारे के सारे सिक्योरिटीज़ को अफेक्ट करें। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो कैलकुलेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले है SRS। SRS यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ स्टॉक। इसका फॉर्मूला है बीटा ऑफ द सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर। सिग्मा ऑफ द मार्केट मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट मतलब मार्केट रिस्क। ठीक है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो मार्केट होता है उसको भी एक तरीके से आपको पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करना है। पोर्टफोलियो किसका? पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स यानी कि बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कौन से इन्वेस्टमेंट्स? सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो कि उस शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। तो वो पूरा का पूरा जो होता है वो कहलाता है मार्केट पोर्टफोलियो। तो अगर मार्केट एक पोर्टफोलियो है तो उसमें पोर्टफोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, यानी कि पोर्टफोलियो रिस्क भी उसका निकल सकता है और पोर्टफोलियो रिटर्न भी निकल सकता है। तो जब हम मार्केट का पोर्टफोलियो रिस्क निकालते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट रिस्क, यानी कि सिग्मा एम। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। और जब हम मार्केट का पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं तो उसको कहते हैं रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो या फिर मार्केट रिटर्न। ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर। मतलब क्या कर रहे हो आप बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट को स्क्वायर कर रहे हो, मतलब एक तरीके का मार्केट का वेरिएंस निकाल रहे हो। तो ये मार्केट का वेरिएंस हो गया। मार्केट का SD यानी कि सिग्मा एम, तो मार्केट का वेरिएंस सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर, तो ये हो गया मार्केट का वेरिएंस। इससे मल्टीप्लाई हो रहा है बीटा ऑफ द स्टॉक होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक। ठीक है। अब बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालने का पहला तरीका है कि टोटल रिस्क ऑफ द स्टॉक में से सिस्टमैटिक रिस्क को माइनस कर दो। सही बात है। अगर टोटल रिस्क ऑफ द स्टॉक जो है वो अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क से बना है, अगर आपने एक निकाल लिया सिस्टमैटिक तो अनसिस्टमैटिक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कैसे आएगा? बैलेंसिंग फिगर करके, TRS माइनस SRS करके। अब आप बोलोगे कि यार TRS कैसे निकालूं? तो TRS कुछ नहीं, अगर आप किसी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लेते हो। अभी हम सीख चुके हैं कि सिग्मा एस कैसे निकालते हैं। पूरा मैंने आपको सिखाया है। पास्ट डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है, फ्यूचर डेटा दिया रहेगा तो क्या नहीं करना है, यानी कि रिस्क ऑफ द स्टॉक यानी कि सिग्मा एस यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ द स्टॉक, तीनों का मतलब एक ही है। ये मैं तो आपको सिखा चुका हूँ कैसे निकालते हैं। प्रोबेबिलिटीज कैसे यूज़ करना है, पास्ट डेटा अगर दिया है ईयर्स कैसे यूज़ करना है, एन कैसे लगाना है, वो सब बता चुका हूँ। तो बेसिकली जब आप स्टैंडर्ड डिविएशन किसी स्टॉक का निकाल लेते हो, सिंपली अगर उसका स्क्वायर कर दोगे तो आप वेरिएंस पे पहुंच जाओगे। तो बेसिकली जब भी आप किसी चीज़ का, किसी स्टॉक का स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेते हो तो परसेंटेज में होता है, और जब उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो वेरिएंस में बन जाएगा। जैसे वो वेरिएंस में बन जाएगा तो वो एक्चुअली में बन जाएगा TRS। समझ में आया? तभी यहाँ पे लिखा है SDS होल स्क्वायर या फिर सिग्मा एस होल स्क्वायर। अगर आप सिग्मा एस निकाल चुके हो उसका स्क्वायर कर दो तो वो बन जाएगा TRS, और जैसे वो TRS बन जाएगा उसमें से SRS माइनस कर दोगे तो URS आ जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक। इनका यूनिट, तो सिंस TRS परसेंटेज स्क्वायर में है तो URS भी परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा, SRS भी परसेंटेज स्क्वायर में रहेगा। सीधी बात। ठीक है। दूसरा
फॉर्मूला दिया हुआ है सिग्मा ई होल स्क्वायर, ई इज इक्वल टू एरर टर्म। तो एक एरर टर्म क्वेश्चन में दिया रहता है, एरर टर्म जब उसका सिग्मा निकाल लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो बन जाता है यू आर एस, अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक। तो ये तो तरीके हो गए। अब एक और तरीका है, जब आपको क्वेश्चन में आर स्क्वायर दिया रहेगा। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन। आर क्या होता है? आर आर होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट और आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन। तो आर का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आर अलग चीज़ होती है, आर स्क्वायर अलग चीज़ होती है। आर स्क्वायर यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो जैसे अगर ये आपको दिया हुआ है आर स्क्वायर, तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे टी आर एस को तो आ जाएगा एस आर एस। क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टी आर एस को, टोटल रिस्क ऑफ द स्टॉक को, तो आ जाएगा सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक। इसका मतलब ये होगा कि अगर आर स्क्वायर को टी आर एस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एस आर एस आ रहा है, तो 1 माइनस आर स्क्वायर को टी आर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू आर एस आ जाएगा। तो बेसिकली इस चार्ट से आपको समझ आना है जितने भी तरीके के फॉर्मूले होते हैं टी आर, यू आर और एस आर निकालने के। टी आर क्या हो गया? टी आर हो गया टोटल रिस्क। टोटल रिस्क कैसे निकालते हैं? जैसे आप किसी चीज़ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो स्टॉक का, उसका स्क्वायर कर दो तो बन जाएगा वेरिएंस, यानी कि बन जाएगा टी आर एस। जैसे वो टी आर एस बन जाएगा तो उससे आप एस आर एस और यू आर एस निकाल सकते हैं। एस आर एस का फॉर्मूला बता दिया 2 और यू आर एस का फॉर्मूला बता दिया 3। तो ये तो हो गया सिक्योरिटी का टोटल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का तरीका। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे पोर्टफोलियो के केस में कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। 4 लिखा है का मतलब, 4 का मतलब ये है कि अभी तक मैंने आपको 3 तरीके सिखा दिए हैं पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के। एक है टाइप 1 मार्कोविट्स, एक है टाइप 2 मार्कोविट्स और एक है शार्प इंडेक्स मॉडल। ये 3 तरीके से मैंने आपको सिखाया था कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकलता है। अब ये चौथा तरीका है कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकलेगा। पोर्टफोलियो में भी फॉर्मूले मतलब मोटा मोटा तो वही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा। थोड़ा बहुत क्या होगा कि पोर्टफोलियो रिस्क यानी कि क्या हो गया, वहाँ पे था टी आर एस तो यहाँ पे जाएगा टी आर पी, टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। नीचे में एस लिख रहे थे उसमें, यहाँ पे पी लिखेंगे, टी आर पी, टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। ये कैसे होता है? ये होता है वेरिएंस एज इट इज, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि सिग्मा पी होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर आपके पास सिग्मा पी है, मतलब आपके पास परसेंटेज में स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो टीआरपी तक पहुंच जाओगे। अब टीआरपी से क्या बना है? टीआरपी से एसआरपी बना है और यूआरपी बना है। एसआरपी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, यूआरपी अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला वहाँ पे था बीटा स्टॉक, यहाँ पे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो होल स्क्वायर मल्टीपल बाय सिग्मा ऑफ द मार्केट स्क्वायर। मतलब वहाँ पे बीटा स्टॉक का ले रहे थे, यहाँ पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा ले लेंगे, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। अभी बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकलता कैसे है वो आगे वाले डिस्कशन में समझाऊंगा, बट अभी के लिए ध्यान रखो कि एस आर पी यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालने के लिए आपको बीटा चाहिए पोर्टफोलियो का, और अगर आपको सिस्टमैटिक रिस्क स्टॉक का निकालना है तो बीटा चाहिए स्टॉक का। ठीक है। अब यहाँ पे पहला तरीका यूआरपी निकालने का, टी आर पी माइनस एस आर पी सेम एज इट इज़ हो गया, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला में थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? चेंज ये कि यूआरपी निकालने के लिए अगर आपके पास यू आर एक्स है, यू आर एक्स मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, और यू आर वाई यानी कि अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक वाई। मतलब मैंने फिर से वो एग्जांपल लिया कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो है जिसमें सिर्फ 2 इन्वेस्टमेंट है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का अगर मैं अनसिस्टमैटिक रिस्क इस तरीके से निकाल लूँ, आखिर एक्स तो मैं एक स्टॉक एक सिक्योरिटी है, वाई भी एक स्टॉक एक सिक्योरिटी है, अगर उसका मैं यू आर निकाल दूँ तो क्या कहलाएगा वो? एक्स का यू आर है, यू आर क्या कहलाएगा? यू आर एक्स, और वाई का यू आर का कहलाएगा यू आर वाई। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूले हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इससे मैंने अपना जो इन्वेस्टमेंट है, एक्स जो इन्वेस्टमेंट है उसका अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल दिया, उसको बोलते हैं यू आर एक्स। उसके बाद मैंने वाई का जो मेरा इन्वेस्टमेंट है उसका मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल दिया, उसको मैं कहूँगा यू आर वाई। अब मेरे पास यू आर एक्स भी है, अब यू आर वाई भी है, यानी कि जो मेरा बास्केट है उसमें जो 2 इन्वेस्टमेंट पड़े एक्स और वाई, दोनों का अलग अलग तो मैंने अनसिस्टमैटिक रिस्क निकाल लिया। अब मुझे चाहिए पूरे पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क। तो पूरे पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क के लिए क्या करूँगा? वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो जो वेट ऑफ एक्स रहेगा, वेट मैं बता चुका हूँ आपको, वेट यानी कि मेरे पास जो टोटल पैसा है 10 लाख रुपए है, उसमें से मैंने कितना पैसा एक्स में लगाया, कितना पैसा वाई में लगाया, तो वो प्रपोर्शन। अगर मैंने 4 लाख रुपए लगाए एक्स में
और 6 लाख रुपए लगाए वाई में, तो क्या मेरा हो गया 4:6, है ना। 4 लाख इसमें लगाया, 6 लाख इसमें, 4:6, मतलब 4/10 और 6/10। ठीक है, इतना इतना मैंने लगाया। तो जो मेरे वेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4/10 यानी कि 0.4, और WY 6/10 यानी कि 0.6। तो 0.4 और 0.6 मेरे वेट्स हो जाएंगे। उनसे किसको मल्टीप्लाई करूंगा, तो वेट्स को मल्टीप्लाई करूंगा इंडिविजुअल अनसिस्टमैटिक रिस्क से। तो मेरा क्या आ जाएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दी पोर्टफोलियो। तो 4 तरीके से अपन पोर्टफोलियो रिस्क निकाल सकते हैं। पहला था टाइप 1 मार्कोविट्स, दूसरा था टाइप 2 मार्कोविट्स, तीसरा शार्पेन टेक्स मॉडल, और चौथा ये तरीका है कि अगर आपके पास URP SRP है तो आप TRP निकाल सकते हो, या फिर तीनों में से जो भी अगर आपके पास मिसिंग है वो निकाल सकते हो। URP निकालना है तो TRP और SRP का इस्तेमाल कर सकते हो। SRP निकालना है तो बीटा या सिग्मा ऑफ द मार्केट ले लिए और उसे निकाल लिए, या फिर TRP और URP का इस्तेमाल कर लिए। तो आपस में एक दूसरे की वो लोग हेल्प करेंगे। एक निकालना है तो बाकी दोनों निकालने पड़ेंगे, या फिर ये जो फॉर्मूले अलग से सिखाएं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो दिस वाज योर टोटल रिस्क ऑफ द सिक्योरिटी। उस सिक्योरिटी का टोटल रिस्क यानी कि वेरिएंस को यूज करके अनसिस्टमैटिक और सिस्टमैटिक निकालना, और पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक सिस्टमैटिक निकालना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो वहाँ पे एक तीसरा फॉर्मूला था R² वाला, ये वाला कोफिशिएंट और डिटर्मिनेशन, वो पोर्टफोलियो में भी रहेगा? जी हाँ रहेगा। कैसे काम करेगा? एग्जैक्टली जैसे वहाँ पे काम कर रहा था। R² को TRP से मल्टीप्लाई करेगा तो SRP आ जाएगा, और 1 - R² को TRP से मल्टीप्लाई करोगे तो URP आ जाएगा। तो ये सेम फॉर्मूला आगे यूज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। क्यों डिस्कस करने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो मतलब पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। वो कैसे निकलता है तो वो डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का, जो आपका पूरा का पूरा बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसका बीटा निकालना है। तो कैसे निकलता है? तो ऐसे निकलता है कि जो भी आपके पास बास्केट है, जो भी आपका पोर्टफोलियो है, उसमें बहुत सारी सिक्योरिटीज़ रहेंगी। मतलब बहुत अलग अलग जगह आप इन्वेस्ट करके रखे हो। यहाँ पे मैंने सिक्योरिटीज़ को नाम दे दिया है XYZ AB। तो 5 सिक्योरिटीज़ है जहाँ पर मैंने पैसे लगाए हुए हैं, मैंने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा? उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने पैसे लगाए उसकी मार्केट वैल्यू निकालूंगा। मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर MPS इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्विटी शेयर है, एक्स इक्विटी शेयर मेरे पास 50 है, 50 इक्विटी शेयर्स है, और मार्केट प्राइस चल रही है 100 रुपये। यानी कि क्या हुआ, 100 रुपये की मार्केट प्राइस चल रही है एक शेयर की, एक्स के, और मेरे पास कितने, मेरे पास सिर्फ 50 शेयर्स हैं। तो मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी? मार्केट वैल्यू बन जाएगी तो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 विच विल गिव मी 5000 रुपीज़। मतलब मेरे पास जो पोर्टफोलियो के अंदर में इन्वेस्टमेंट है एक्स नाम का, उसका मार्केट वैल्यू है 5000 रुपीज़ टोटल। ऐसे करके वाई का निकाल लूंगा, जेड का ले लूंगा, ए का ले लूंगा, बी का ले लूंगा। ठीक है, ये जो मेरी मार्केट वैल्यूज रहेंगी ये मेरे वेट्स का काम करेगी। क्या करेगी? वेट्स का काम, इसको मैं डब्लू बोलूंगा। अब आगे क्या करना है? आगे मुझे इनका जो बीटा है वो लिख लेना है। एक्स का बीटा, वाई का बीटा, जेड का बीटा, ए का बीटा, बी का बीटा। अब ये जो सिक्योरिटीज़ हैं एक्स वाई जेड ए बी, इनका बीटा कैसे निकलता है वो आगे वाले चलने में डिस्कशन में अपन करेंगे। बट आप ये मान लो कि आपके पास अब बीटा आ चुका है, मतलब सिक्योरिटी का बीटा आ चुका है, अब आपको पोर्टफोलियो का बीटा निकालना है। ठीक है, तो जब आपके पास सिक्योरिटी का बीटा है तो सब बीटाज लिख लोगे। फिर क्या करोगे? ये डब्ल्यू जो है यानी कि वेट्स, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इंटू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी करके ये रेड वाला जो फिगर्स हैं, ये रेड वाले फिगर जो आएंगे आपके मल्टीप्लाई करके 5, इनका समेशन ले लोगे, सम कर लोगे। ठीक है, ये सम कर लिया मैंने, और क्या क्या समेशन डब्ल्यू भी कर दिया। जो मेरे पास मार्केट वैल्यूज थी पोर्टफोलियो की उसका सम निकाल लिया। तो बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या है? बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू बी अपॉन समेशन डब्ल्यू। समेशन डब्ल्यू भी यहाँ से आ जाएगा और समेशन डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो इस तरीके से निकलता है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा, जिसको हम कहते हैं बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो या फिर पोर्टफोलियो बीटा या बीपी। ठीक है, तो इस तरीके से निकलता है पोर्टफोलियो बीटा। जैसे ही आपने पोर्टफोलियो बीटा निकाल लिया तब क्या करोगे? तब आपके लिए ये रास्ता क्लियर हो जाएगा। कौन सा रास्ता? एसआरपी निकालने का। एसआरपी के लिए बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो चाहिए, उसका स्क्वायर कर लोगे सिग्मा ऑफ द मार्केट यानी कि
जो मार्केट का रिस्क है उसका स्क्वायर कर लोगे तो SRP आ गया। SRP आ गया, और अगर TRP भी निकाल लिए तो URP निकाल सकते हो, और पहला तरीके से, दूसरे तरीके से या तीसरे तरीके से। तो ये आपको समझना जरूरी है कि बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कैसे निकलता है। तो बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो इस तरीके से निकलता है, समेशन WB अपॉन समेशन W। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। The following details are given for X and Y company stocks and the Bombay Sensex for a period of 1 year। तो X and Y कंपनी स्टॉक्स का डेटा दिया है और बॉम्बे सेंसेक्स का डिटेल दिया है। अब ये बॉम्बे सेंसेक्स क्या होता है? तो बेसिकली जो शेयर मार्केट है, यानी कि जहाँ पे ट्रेडिंग होती है शेयर्स की, वो इंडिया में दो हैं। एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, और दूसरा है BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वैसे तो बहुत तरीके के रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी है, बट ये दो मोस्ट पॉपुलर। और बेसिकली जब मार्केट को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो भी शेयर मार्केट का बात करता है यूजुअली या तो NSE का बात करता है या तो BSE का बात करता है, क्योंकि ये मेन ऐसे मार्केट्स हैं जो लिंक होते हैं शेयर मार्केट। मेन जो शेयर मार्केट पूरे देश का होता है, ये दोनों शेयर मार्केट्स के थ्रू पता चलता है, BSE और NSE के थ्रू। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्टॉक एक्सचेंज एंड NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इज ऑल्सो अ स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे शेयर्स की, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की ट्रेडिंग होती है, यानी कि परचेज सेल होता है। अब क्या होता है? अब ये होता है कि अब अगर आपको जानना है कि ओवरऑल पिक्चर क्या है शेयर मार्केट की, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की समरी चाहिए आपको। आपको ये नहीं जानना कि रिलायंस का शेयर ऊपर गया कि नीचे गया, या अशोक लेलैंड का शेयर ऊपर गया कि नीचे गया। आपको बस ये जानना है कि ओवरऑल मार्केट की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है। ठीक है, तो उसके लिए क्या किए, अलग अलग सेक्टर्स हैं शेयर मार्केट के, अलग अलग सेक्टर हैं। जैसे कि एक सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, यानी कि सारी ऑटोमोबाइल कंपनी के शेयर्स वहाँ पे लिस्टेड है। फिर एक हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो रियल एस्टेट का काम करती हैं, उसके शेयर्स लिस्टेड है। उसके बाद आपका हो गया, मान के चलो, IT सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इन्फोसिस हो गया, TCS हो गया, इनके शेयर्स लिस्टेड है। तो ऐसे क्या होता है, जो मार्केट होता है वो अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड रहता है। सेक्टर्स मतलब इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर होते हैं एक मार्केट के, आपने अलग अलग डिवीजन कर दिए। फिर आपने क्या किया, उनमें से कुछ कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया। कौन से स्टॉक्स? जो उस सेक्टर के लीडर हैं, मतलब बहुत समय से मार्केट में है, जिनकी वैल्यू बहुत हाई है, जो मतलब हाउस होल्ड नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ कुछ उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करके उन्होंने उनमें कुछ कैलकुलेशंस किए और एक फिगर निकाला। क्या फिगर निकाला? फिगर निकाला इंडिकेटर। इंडिकेटर उसको बोला। ये फिगर क्या करता है? ये फिगर पॉइंट्स में रहता है। अब क्या हुआ, अब जब भी मान के चलो कोई शेयर बढ़ा घटा, तो ये पॉइंट्स भी ऊपर नीचे होंगे। पूरा मार्केट है, पूरे मार्केट के अलग अलग सेक्टर्स हैं। सेक्टर्स में कुछ कुछ स्टॉक्स इन्होंने पिक, हर सेक्टर से कुछ कुछ स्टॉक्स मेन में पिक किए और एक इंडिकेटर बना दिया। उनकी जो वैल्यूज थी, मार्केट वैल्यूज थी उनकी, उन सबको यूज़ किया, एक इंडिकेटर बना दिया और उसको बोल दिया पॉइंट्स। ठीक है, अब उसको स्टार्ट कर दिया, मान के चलो 1000 पॉइंट्स है। एक रफ फिगर उन्होंने बोला कि हम 1000 पॉइंट चालू करेंगे। अब शेयर मार्केट में जैसे डिमांड बढ़ी, लोगों ने शेयर बहुत सारे परचेज किए, तो कुछ अपवर्ड मूवमेंट हुआ। अब मान के चलो वो 1000 पॉइंट्स की जगह फिर कैलकुलेट किए, रिकैलकुलेट करके 1000 की जगह 1100 पॉइंट हो गया। कुछ एग्जिस्टिंग फिगर्स थे मार्केट वैल्यूज़ के और बाकी चीज़ों के, वो वैल्यूज़ को यूज़ करके पहले एक इंडिकेटर बना दिया और उस इंडिकेटर का वैल्यू रख दिया 1000 पॉइंट्स। अब क्या किया, अब जैसे तेज़ी आई, यानी कि लोगों ने परचेज किया, इकोनॉमी अच्छी हो रही है, मार्केट का पॉजिटिव आउटलुक है, तो सबकी मार्केट वैल्यू बढ़ी या बाकी वैल्यूज़ भी बढ़ी, जैसे कि उनका P रेशियो बढ़ा, बाकी चीज़ें बढ़ी। तो उनको उसके थ्रू ये जो आपने वैल्यू निकाली थी, अब वो चेंज हो चुकी होगी। जी हाँ, चेंज हो गया। अब तो 1000 पॉइंट्स के बराबर नहीं होगी, बढ़ चुकी होगी। रिकैलकुलेट के तो वैल्यू आई 1100 पॉइंट। तो क्या हुआ, कल तक 1000 पॉइंट था, अब हो गया 1100 पॉइंट, 100 पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो इंडिकेटर है ना, जो 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, कभी अभी गिरेगा भी तो 1100 की जगह 900 हो जाएगा, नीचे जाएगा, पता नहीं कैसे होगा, कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा। ये जो हो रहा है ना पॉइंट्स, यही होता है सेंसेक्स इन केस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड निफ्टी इन केस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो क्या होगा इसका मतलब, इस पूरी कहानी का समरी क्या है? इस कहानी का समरी ये है
कि अगर आपको जानना है कि पूरा शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, तो आप सिर्फ सेंसेक्स का फिगर देखो और निफ्टी का फिगर देखो। यानी कि सेंसेक्स निफ्टी क्या हो गए? सेंसेक्स एंड निफ्टी आर द मार्केट इंडिकेटर्स that tell you how the share market is performing. If it is going up, then share market is performing well. If it is going down, the share market is not performing well. सीधी बात। तो कि बच्चे बच्चे को समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ऊपर जा रहा है मतलब अच्छा है, पॉजिटिव आउटलुक है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, डिमांड बढ़ रही है लोगों में, मतलब कंपनीज की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। तो इस तरीके से सेंसेक्स और निफ्टी काम करता है। हमारे एसएफएम के पर्पस के लिए क्या दिमाग लगाना है? तो हमको यहाँ पे बॉम्बे सेंसेक्स का क्या समझना है? हमको सिर्फ इतना समझना है कि अगर क्वेश्चन में बॉम्बे सेंसेक्स लिखाओ, BSE लिखाओ, NSE लिखाओ, निफ्टी लिखाओ, इतना लिखाओ ना, तो समझ लेना इसका मतलब मार्केट है। यानी कि बॉम्बे सेंसेक्स का रिटर्न दे दिया 15%। क्या मतलब हुआ? पूरे के पूरे वर्ड को रिप्लेस कर दूंगा मार्केट से, तो मार्केट रिटर्न। अब मार्केट रिटर्न जैसे बोला था कि फॉर्मूला रिकॉल हो जाएंगे RM वाला, ठीक है। तो इस तरीके से, और मान के चलो और इस तरीके से और बता देता हूँ, जैसे कि बॉम्बे सेंसेक्स का रिस्क दे दिए, इस क्वेश्चन में से डेटा दिया हुआ है, तो रिस्क दे दिए। तो क्या बोले हम लोग? बॉम्बे सेंसेक्स का रिस्क, वर्ड को रिप्लेस कर दो बॉम्बे सेंसेक्स को मार्केट से, मार्केट रिस्क मतलब सिग्मा एम। अब हम अपने फॉर्मूला में डाल सकते हैं उसको। तो बेसिकली आपको इस ज्ञान का क्या करना है? इस ज्ञान का इस्तेमाल आपको ये करना है कि बॉम्बे सेंसेक्स लिखाओ या फिर NSE निफ्टी लिखाओ या सिर्फ निफ्टी लिखाओ, सिर्फ सेंसेक्स लिखाओ या BSE लिखाओ, NSE लिखाओ, ये सारे वर्ड्स को आपको समझना है मार्केट, रिप्लेस कर देना मार्केट से, फिर क्वेश्चन को पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं आगे। कैलकुलेट द सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द कंपनी स्टॉक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट है, इफ इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड फॉर द स्टॉक्स, व्हाट वुड बी द पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। अब X स्टॉक दिया हुआ है, Y स्टॉक दिया हुआ है और सेंसेक्स दिया हुआ है। सेंसेक्स यानी कि मार्केट। एवरेज रिटर्न लिखा हुआ है, इसका 0.15 यानी कि 15%, इसका 0.25 यानी कि 25%, इसका 0.06। सेंसेक्स का रिटर्न का मैं क्या करूँगा? मुझको चाहिए मार्केट का रिटर्न फॉर्मूलाज में यूज़ करने के लिए, तो 0.06 हो जाएगा मार्केट का रिटर्न। अगला है वेरिएंस ऑफ रिटर्न। वेरिएंस ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 6.3, 5.86, 2.25। अब जो वेरिएंस होता है वो परसेंटेज स्क्वायर में होता है, तो ये सारे फिगर्स परसेंटेज स्क्वायर में। फिर बी फॉर बीटा, तो 0.71 और 0.685। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि R दिया हुआ है 0.424 और कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दिया हुआ है R स्क्वायर 0.18। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क और पोर्टफोलियो रिस्क, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमको दिया हुआ है एक्स वाई और मार्केट। ER दिया हुआ है एक्सपेक्टेड रिटर्न 15%, 25%। मार्केट का जो ER होता है उसको हम डिनोट करते हैं RM से। क्या करते हैं? मार्केट का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको हम लिखते हैं RM। RM का मतलब रिटर्न फ्रॉम द मार्केट, यानी कि मार्केट रिटर्न, ओके। दूसरा दिया हुआ है टोटल रिस्क। कैसे पता टोटल रिस्क? बोले तो वेरिएंस लिखा था, तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएंस का मतलब टोटल रिस्क ही होता है, जो कि SD स्क्वायर होता है, यानी कि सिग्मा स्क्वायर होता है। 6.3, 5.86, 2.25। तो TR दिया हुआ है हमको, TRX दिया हुआ है, TRY दिया हुआ है और मार्केट का रिस्क दिया हुआ है। बीटा दिया हुआ है दोनों का, R दिया हुआ है, R स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, अब निकालते हैं। चलो स्टॉक X, सबसे पहले X कंपनी के स्टॉक का TR, UR, SR निकालते हैं। क्वेश्चन हमें UR और SR मांग रहा है। TR हमको दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है? वेरिएंस की तरह दिया हुआ था, इसको TR की जगह उन्होंने वेरिएंस लिखा हुआ था। बट हमें पता है कि वेरिएंस ऑफ द रिटर्न्स किसी कंपनी का होता है TR, टोटल रिस्क, तो ये होगा 6.3% स्क्वायर। अब UR और SR, सबसे पहले हम SR निकालेंगे। SR कैसे निकालेंगे? SR निकालेंगे बीटा ऑफ द स्टॉक स्क्वायर इंटू सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर। तो बीटा ऑफ द स्टॉक होल स्क्वायर यानी कि 0.71 बीटा दिया हुआ है। अब सिग्मा ऑफ द मार्केट होल स्क्वायर लेना है, सिग्मा ऑफ द मार्केट। तो ये सिग्मा 2.25% स्क्वायर जो है, ये सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर ही तो है, वेरिएंस है, यानी कि स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर होगा। तो स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर ऑलरेडी दिया हुआ है 2.25, तो उसको डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे। तो 0.71 स्क्वायर इंटू 2.25% स्क्वायर आ जाएगा 1.134% स्क्वायर, ठीक है।
तो टी आर था मेरे पास 6.3% स्क्वायर, मेरा एस आर सिस्टमेटिक रिस्क आ गया 1.134% स्क्वायर, यू आर तो सिंपली निकल जाएगा यू आर टी आर माइनस एस आर करके 6.3 माइनस 1.134 इज 5.166%स्क्वायर। इस तरीके से आपका सिंपली एस आर और यू आर आ गया। अब और दूसरा तरीका, उससे भी सेम आंसर आएगा जब आप आर स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने आर स्क्वायर का यूज़ किया तो भी सेम आंसर आएगा। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था कि अगर एस आर निकालना है तो आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो टी आर से। आर स्क्वायर क्वेश्चन में 0.18 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 6.3%स्क्वायर, डायरेक्टली आ गया 1.134%स्क्वायर। वैसे ही यहाँ पे 1 माइनस आर स्क्वायर कर दो, 1 माइनस 0.18 इंटू 6.3 विच विल गिव यू 5.166। कंपेयर करोगे तो दोनों केस में यू आर सही आया है और एस आर भी सेम आया है। तो इस तरीके से आपके निकलते हैं टी आर, यू आर और एस आर। तो होगा आपका स्टॉक एक्स का। अब आगे बढ़ेंगे स्टॉक वाई का। स्टॉक वाई के केस में भी सेम तरीका अपनाएंगे। टी आर दिया 5.86, एस आर निकालने के लिए बीटा का स्क्वायर करना है, विच इज 0.685 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25 विच विल गिव मी 1.056% स्क्वायर। फिर यू आर कैसे करेंगे, टी आर माइनस एस आर करके 5.86 माइनस 1.056 इज 4.804% स्क्वायर। तो क्वेश्चन जो मुझे मांग रहा था कि आप मुझे सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकाल के दो, एक्स का भी और वाई का भी, तो हमने निकाल लिया। यू आर एस आर एक्स का, यू आर एस आर वाई का। ठीक है, अगली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की क्या थी? अगली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की थी पोर्टफोलियो रिस्क भी निकाल के दो। पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के लिए पहले तो वेट्स निकालने हैं। तो वेट्स कैसे निकालेंगे? वेट्स निकालने के लिए क्वेश्चन में एक लाइन लिखी थी, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज एलोकेटेड। मतलब मेरे पास जितना भी पैसा है ना, उसमें से आधा पैसा एक्स में लगाऊंगा, आधा पैसा वाई में लगाऊंगा। तो अगर मेरे पास 100 रुपये भी है, मतलब क्या निकलेगा, 50 रुपये मैंने एक्स में लगाए, 50 रुपये वाई में लगाए। तो वेट्स निकालोगे तो कितने का, 50/100 विच इज़ 0.5, और वाई का भी 0.5। तो वेट्स आपके पास ऐसे ही आ जाएंगे बाहर, 0.5 और 0.5। अब बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि पोर्टफोलियो रिस्क निकालने के मैंने आपको 4 तरीके सिखा दिए, 4 तरीके, है ना। पहला टाइप 1 मार्कोविट्स, टाइप 2 मार्कोविट्स, शार्प इंडेक्स और ये वाला। अब ये वाला कब इस्तेमाल करना है, कौन सा वाला, टी आर यू आर एस आर वाला? वो तब इस्तेमाल करना है जब टी आर यू आर एस आर का क्वेश्चन हो, यानी कि जब आपके पास सामने टी आर यू आर एस आर का क्वेश्चन है, ठीक है, सामने, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना, चौथा वाला। कौन सा चीज़ डेटा दिया हुआ है, जैसे बीटा दी पोर्टफोलियो निकाल सकते हो, सिग्मा ऑफ दी मार्केट स्क्वायर दिया हुआ है, ये सब अगर आपको दिया हुआ है, वेट्स दिए हुए हैं, तो इस तरह जब और यू आर भी है आपके पास, जब ये सब चीज़ें दी हुई है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे पोर्टफोलियो रिस्क के लिए? सबसे पहले आप यू आर पी निकाल लोगे, या फिर एस आर पी, जो भी आपको निकालना हो, एस आर पी निकाल लोगे। और जैसे यू आर पी एस आर पी आ जाएगा तो उसका सम कर लोगे, सम कहलाएगा टी आर पी, और टी आर पी आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब क्वेश्चन के अंदर में आपको यू आर पी का डेटा दिया हुआ है, जैसे कि यू आर पी निकालने का क्या तरीका है, यू आर पी निकालने का तरीका है, ये 3 तरीके दिए हुए हैं यू आर पी के, टी आर पी एस आर पी, चलो ठीक है, यानी कि वेट्स दिए हुए हैं और यू आर एक्स और यू आर वाई भी दिए हुए हैं। या फिर निकालने का तरीका दिया हुआ है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क एक्स का कैसे निकलेगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क वाई का कैसे निकलेगा, ये डेटा दिया हुआ है। तो आपके पास यू आर एक्स यू आर वाई आ गया, तो आपके पास यू आर पी भी आ जाएगा। या तीसरा तरीका, तो जब आपके पास ये डेटा दिया हुआ है कि यू आर पी आप निकाल सकते हो और एस आर पी निकाल सकते हो, एस आर पी के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ चाहिए, सिग्मा मार्केट स्क्वायर और बीटा दी पोर्टफोलियो का स्क्वायर। तो जब आपके पास बीटा दी पोर्टफोलियो का डेटा दिया हुआ है, मतलब या फिर डायरेक्टली निकाल के दिया हुआ है बीटा दी पोर्टफोलियो, सिग्मा दी मार्केट, यू आर एक्स यू आर वाई, ठीक है, जब इतना आपको दिया रहेगा तो आपको समझ जाना है कि आपको चौथा फॉर्मूला अप्लाई करना है। चौथा मतलब सबसे पहले एस आर पी निकाल लेना है, फिर यू आर पी निकाल लेना है, या पहले यू आर पी निकालो एस आर पी निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस को कुछ भी फॉलो कर सकते हो।
जैसे आपने एसआरपी यूआरपी निकाल लिया, दोनों को टोटल किए तो टीआरपी आ जाएगा। टीआरपी का मतलब ही पोर्टफोलियो रिस्क होता है, देख लो, टीआरपी का मतलब पोर्टफोलियो रिस्क। तो आपको ये तरीका फॉलो करना है जब आपको यूआरपी एसआरपी टीआरपी का क्वेश्चन होगा, तो समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें। अब सिंस यहाँ पे मेरे पास वेट्स हो गए, मुझे पहले बीटा दी पोर्टफोलियो निकालना है, तभी मैंने पहले सिखा दिया अलग से कि बीटा दी पोर्टफोलियो कैसे निकलता है। क्यों? क्योंकि अगर बीटा दी पोर्टफोलियो निकालने आ गया तो एसआरपी निकाल लोगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सिक्योरिटीज़ एक्स और वाई इस क्वेश्चन में, वेट्स तो 0.5, वेट्स नहीं होते तो मार्केट वैल्यूज़ को यूज़ करते। अब वेट्स हो गया, फिर बीटा 0.71 0.685 दिया हुआ है, डब्ल्यू भी निकालोगे, डब्ल्यू भी निकलता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, डब्ल्यू इंटू बी चलो डब्ल्यू बी, दोनों को मल्टीप्लाई किया और समेशन ले लिया। समेशन कितना आया? 0.6975 समेशन आ गया। इसका समेशन समेशन डब्ल्यू बी, समेशन डब्ल्यू किया तो 1 आएगा, 0.5 प्लस 0.5। तो बीटा दी पोर्टफोलियो का फॉर्मूला है समेशन डब्ल्यू बी अपॉन समेशन डब्ल्यू इक्वल टू 0.6975 अपॉन 1 इक्वल टू 0.6975 बीटा। बीटा इज अ रेशियो, बीटा एक रेशियो, इसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू है वो, यानी कि 0.6975 मतलब 0.6975, ना तो कोई परसेंटेज ना तो कोई रुपीज़, नथिंग। आगे बढ़ते हैं। अब पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला? यू आर पी प्लस एस आर पी। एस आर पी के लिए क्या चाहिए? बीटा दी पोर्टफोलियो का स्क्वायर चाहिए, सिग्मा मार्केट स्क्वायर चाहिए। तो पोर्टफोलियो का बीटा निकाल लिए, स्क्वायर कर दिए, 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिए। यू आर पी के लिए क्या चाहिए? वेट्स चाहिए एक्स और वाई के, और यू आर एक्स यू आर वाई चाहिए। अब यू आर एक्स कितना है? 5.166। कैसे आया? तो ऑलरेडी आप निकाल लिए थे यहाँ पे, ये देखो, टी आर ऑफ एक्स, जैसे यू आर ऑफ एक्स, दिस इज नथिंग बट यू आर एक्स, स्टॉक एक्स का अनसिस्टमेटिक रिस्क यू आर एक्स, सिंपल। और वैसे ही वाई का, वाई स्टॉक का यू आर, यानी कि यू आर वाई, यू आर वाई 4.804। तो ऐसे करते हुए आपने 5.166 आपके पास आ गया, वेट्स का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 4.04 आ गया। कैलकुलेट किया, 2.4925 प्लस 1.0868, दिस विल गिव यू 3.5793 परसेंटेज स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी हम टी आर यू आर एस आर की बात करते हैं तो यानी कि वो वेरिएंस की बात कर रहे हैं, है तो वो रिस्क ही, बट अगर वेरिएंस की बात करें तो यूनिट का ध्यान देना है, यूनिट आपको परसेंटेज स्क्वायर लिखना है। पहले लिखोगे टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, लेकिन आंसर में लिखोगे परसेंटेज स्क्वायर, 3.5793 परसेंटेज स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है टी आर यू आर एस आर का। ऑल राइट देन, आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है सी ए पी एम मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये किस चीज़ का मॉडल है? ये मॉडल है आर ई निकालने का। आर ई यानी कि, आर ई यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न, यानी कि इन्वेस्टर को कितना चाहिए। इन्वेस्टर ने जेब से पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करी, अब वो क्या चाह रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, दैट इज़ आर ई। अब आर ई यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न परसेंटेज में रहता है। इसके फॉर्मूले में मैं जाऊंगा, ये फॉर्मूले के दो पार्ट हैं, एक लिखा होगा आपके सामने आर एफ, फिर प्लस किया हुआ है आर एम माइनस आर एफ, उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिए बीटा से। आर एफ के ऊपर कुछ नहीं लिखा, आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा के ऊपर लिखा रिस्क प्रीमियम। समझने की कोशिश करना, ये फॉर्मूला बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही लॉजिकल है। जैसे कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? मेरी रिक्वायरमेंट को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मेरी दो रिक्वायरमेंट होगी। क्या? कि मैं जो रिटर्न बिना रिस्क के कमा सकता हूँ, क्या बोला मैंने? मैं जो रिटर्न बिना रिस्क के कमा सकता हूँ वो तो मुझे मिलना ही चाहिए, और मुझे एक्स्ट्रा रिस्क लेने पे, यानी कि थोड़ा भी रिस्क लेने पे थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए। मतलब मुझे जो रिटर्न चाहिए उसके दो भाग हैं, दो पार्ट्स हैं। नंबर वन, ऐसा रिटर्न जो कि मैं रिस्क फ्री कमा सकता हूँ। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बॉन्ड्स, या बोलचाल की भाषा में बोलूँ तो बैंक में एफडी करा देना। बैंक में एफडी कराते हैं तो कुछ रिटर्न मिलता है? जी हाँ, मिलता है। रिस्क कितना होता है? अगर बहुत बड़े बैंक, बहुत अच्छे बैंक में कराया है
तो रिस्क ना के बराबर होता है कि बैंक तो नहीं डूबेगा यार, इतना बड़ा बैंक कैसे डूबेगा। बहुत अच्छे से आपने बड़े बैंक में करा दिया, बट कुछ भी डूब सकता है, वो तो ठीक है, वो तो समझ आता है। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या ट्रेजरी बॉन्ड्स एक्चुअली में हमारे क्वेश्चंस में आएंगे सामने, उसी को हम रिस्क फ्री मानते हैं। बट हम लोग नॉर्मल जो कॉमन पर्सन है वो उतना यूज टू नहीं होता इनके परचेज सेल में। हम लोग बैंक की एफडी, सेविंग अकाउंट, इन सब में हमारा माइंड ज़्यादा चलता है, इसलिए वो एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा सा बैंक है, डूबने का चांस एकदम जीरो है, वहाँ पे अपने एफडी करा ली। उसका जो रेट है ना, मान के चलो उसका रेट चल रहा है 5.5%, एफडी पे रेट मिलेगा 5.5%। तो यानी कि 5.5% तो बिना रिस्क लेके मिल रहा है। मतलब मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हैं और अगर मैं बैंक में एफडी करा दूं तो 5.5%, 5.5% का इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। इंटरेस्ट यानी कि रिटर्न, है ना। मैंने समझाया था आपको कि रिटर्न जो है वो एफडी का जो इंटरेस्ट होता है उसको कहते हैं, अगर एफडी कराइए तो वो जो मुझे रिटर्न मिलेगा, मेरी इन्वेस्टमेंट क्या है, बैंक की एफडी, रिटर्न क्या है, इंटरेस्ट, तो रिटर्न मिलेगा मिलेगा। तो वो तो बिना रिस्क लेके भी मिल रहा है। शेयर मार्केट में क्यों लगाऊं पैसा? तो सामने वाले ने बोला भाई शेयर मार्केट तब लगाओ जब 5.5 से ज़्यादा मिले। ऑब्वियस सी बात है, अगर शेयर मार्केट में अगर 5.5% से भी रिटर्न कम मिलेगा तो मैं शेयर मार्केट में क्यों लगाऊं, क्यों किसी कंपनी का शेयर परचेस करूं, तो फ़ायदा ही नहीं। इसीलिए आर ई का जो फॉर्मूला है उसके दो पार्ट हैं, एक है ऐसा रिटर्न जो कि बिना रिस्क लेके भी मिल जाएगा, ठीक है, उसको कहा जाता है आर एफ, रिस्क फ्री रेट। देखो रिस्क फ्री रेट इसका होता है, ये होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बॉन्ड्स पे जो रिटर्न मिलता है। गवर्नमेंट जो होती है उनके भी कुछ ना कुछ सिक्योरिटी होती है कि वो भी बेच, उनको भी अगर पैसे उठाने थे मार्केट से तो वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिलीज़ करती है। यानी कि गवर्नमेंट का जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्सेस, इन सब के अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होता है, ठीक है। तो आपको लगता है गवर्नमेंट कहाँ भागेगी, गवर्नमेंट तो पैसा देगी ही देगी, तो इसलिए वो रिस्क फ्री हो जाते हैं वो सब सिक्योरिटीज़, तो रिस्क फ्री रेट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे के फॉर्मूला में जाऊँगा, बट अभी थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। अब आर एफ तो बता दिया मैंने मोटा मोटा कि इट इज़ रिस्क लेस रिटर्न। अब मुझको चाहिए एक्स्ट्रा रिटर्न। एक्स्ट्रा रिटर्न क्यों चाहिए? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ, यानी कि रिस्क ले रहा हूँ। जहाँ पे रिस्क नहीं ले रहा था वहाँ तो रिटर्न आपने दे दिया, अब जहाँ पे रिस्क ले रहा था उसका भी रिटर्न दो। उसका रिटर्न निकालने का तरीका है आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, यानी कि मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, पूरे के पूरे मार्केट में जो रिटर्न मिल रहा है, यानी कि आर एम क्या होता है? मार्केट रिटर्न। मार्केट क्या है? पोर्टफोलियो। यानी कि अगर एक पोर्टफोलियो है, मतलब बास्केट है, उसके अंदर 20 इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मार्केट है एक, मतलब बास्केट है जिसमें 20 कंपनीज के स्टॉक लिस्टेड है। तो मार्केट के अंदर में 20 कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स है, 20 इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर में, 20 इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आएगा उसको क्या कहेंगे? मार्केट रिटर्न। अब 20 कंपनी से जो रिटर्न आ रहा है उसको कहेंगे मार्केट रिटर्न। उसमें से पहले आर एफ को हटा दिया, क्यों? क्योंकि आर एफ तो बंदे को चाहिए चाहिए, उसकी बात ही मत करो। यानी कि अगर एग्जाम्पल लूँ तो मेरा अगर आर एम 10% है, इनके 20 कंपनियों ने कुल मिला के पोर्टफोलियो रिटर्न जो दिया मार्केट का, यानी कि मार्केट रिटर्न दिया 10%। मार्केट रिटर्न दिया 10%। मार्केट इज अ पोर्टफोलियो, पूरे के पूरे पोर्टफोलियो में 20 कंपनीज हैं, 20 कंपनी से मैंने एक पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला। पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकाला? फॉर्मूला सिखा चुका हूँ आपको। पोर्टफोलियो रिटर्न निकाला, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालने के बाद 10% आया, उसको मैंने बोला मार्केट का रिटर्न है आर एम। उसमें से आर एफ माइनस कर दिया, आर एफ कितना है? 5.5%, 5.5। तो 10 में से 5.5 का तो कितना है? 4.5। 4.5 मतलब मिलेगा मुझको? नहीं, मुझको क्या मिलेगा? जिस कंपनी में मैंने पैसा लगाया। 4.5 क्या था? पूरे के पूरे मार्केट ने 10% निकाल के दिया, बट मैंने बोला कि इसमें 5.5 तो पहले अलग करो। 5.5 तो मैं घर बैठे भी कमा सकता था, शेयर मार्केट में पैसे बिना लगाए, बैंक की एफडी करा के। तो बोला ठीक है अलग कर देते हैं, 4.5 ला के दिया मैं आपको। ये 4.5 क्या है? ये 4.5 है कि शेयर मार्केट में जो मैंने रिस्क लिया डूबने का, उसमें मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। अगर शेयर मार्केट में नहीं लगाता तो 4.5% रिटर्न एक्स्ट्रा नहीं मिल पाता। 5.5 तो मिलता ही मिलता जो एफडी करा रहा था, बट 4.5 एक्स्ट्रा मिला, एक्स्ट्रा रिटर्न मिला रिस्क लेने के कारण। शेयर मार्केट रिस्की है तो रिटर्न मिला मुझको 4.5। अब बोले कि नहीं, तुम्हारी जो कंपनी है ना, मतलब तुम जिस कंपनी में पैसा लगाए हो ना, उसका बीटा बताओ, उसके बराबर तुमको हम रिटर्न देंगे। तो मैंने जिस कंपनी में मैं पैसा लगाया था उसका बीटा 2 है, तो अगर मार्केट 1% बढ़ेगा तो मेरा स्टॉक 2% बढ़ेगा। बीटा का मतलब ये था।
बीटा अगर 2 है किसी कंपनी का, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 1% से बढ़ेगा तो जो स्टॉक है वो 2% से बढ़ेगा। बीटा के केस में डायरेक्शन सेम होती है, मतलब मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा तो वो भी गिरेगा। डिफरेंट सेंसिटिविटी होती है, मतलब हर कंपनी का बीटा अलग होता है, बढ़ेगा ज़रूर लेकिन अलग अलग रेट से बढ़ेगा। तो बीटा 2 ले लिया, तो 4.5% देने की जगह मुझको कितना देंगे, 9%, क्योंकि मार्केट तो 4.5% बढ़ा ना मुझको, पर मेरी कंपनी 9% बढ़ी होगी, तो मुझे 5.5 तो मिल ही रहा है, 9% में मिलना चाहिए। ये सब चाहिए क्यों बोला, क्योंकि मैं रिक्वायर रिटर्न पढ़ रहा हूँ। तो 5.5 प्लस 9, 14.5 मेरा आर ही आएगा। तो जो वर्ड्स में पूरा कैलकुलेशन किया ना आपको, ऐसे ही आपका आर ही चलता है, ऐसे रिक्वायर रिटर्न निकलता है कि मुझको बिना रिस्क लिए जो रिटर्न कमा सकता हूँ मैं, वो मेरे को बता दो, वो मेरा आर एफ हो गया। और एक्स्ट्रा रिटर्न देना पड़ेगा रिस्क लेने के कारण। तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है मुझको रिस्क लेने के कारण, उसको क्या बोलते हैं, उस पूरे को बोलते हैं, यानी कि आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा को बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। अब यहाँ पे रिस्क प्रीमियम लिखा है, इसका मतलब रिस्क नहीं है, इसका मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न है। ठीक है, आर एफ कैसे निकलता है, आर एफ रियल टर्म्स में प्लस करते हैं उसमें इन्फ्लेशन प्रीमियम। अब इसमें इन्फ्लेशन क्यों प्लस कर रहे हैं, प्लस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का रेट 7% है, 7%, तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन का रेट तो अलग से नहीं देगी ना, मतलब इन्फ्लेशन अलग से तो नहीं देगी ना आपको, गवर्नमेंट टोटल देगी आपको पैसा, चाहे इन्फ्लेशन कुछ भी चल रहा हो। तो इसको बोलते हैं आर एफ रियल प्लस इन्फ्लेशन प्रीमियम, क्योंकि इन्फ्लेशन जो चल रहा है मार्केट में वो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी का रेट है उसमें डला हुआ है, तो गवर्नमेंट अलग से पैसा इन्फ्लेशन का नहीं देती। गवर्नमेंट अगर 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो 7% मिलेगा आपको। ठीक है, इसको रिस्क फ्री नॉमिनल रेट भी बोलते हैं। तो रिस्क फ्री है और नॉमिनल है, नॉमिनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन प्रीमियम जुड़ा हुआ है इसमें। आर एफ निकालने का और तरीका, आर एफ सिंस एक परसेंटेज है, इसका तरीका होता है 1 प्लस के सी अपन 1 प्लस रिस्क प्रीमियम माइनस 1 के सी यानी कि आर ई का अगर डिस्कशन याद होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि आर ई का मतलब ही के सी होता है जब डेट नहीं होता, ये लिखा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो के सी की जगह आर ई यूज़ कर लेंगे यहाँ पे आर एफ के लिए। और नीचे है रिस्क प्रीमियम यानी कि आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो किया क्या मैंने, कुछ नहीं किया, इस पूरे फॉर्मूले को रीअरेंज किया जिससे आर एफ निकल आएगा बाहर। ठीक है, इसमें क्या है, आर ई एक जगह है, बाकी बाकी सब उस तरफ है, आर एफ आर एम बीटा। अब आर एफ को एक तरफ करोगे बाकी सबको दूसरी तरफ भेजोगे तो ये फॉर्मूला रीड्रॉ हो जाएगा, 1 प्लस आर ई अपन 1 प्लस रिस्क प्रीमियम माइनस 1। तो आर एफ निकालने का ये भी एक तरीका है। और क्या तरीका है आर एफ निकालने का, आर एफ निकालने का एक और तरीका है, आर एफ परसेंटेज इज इक्वल टू कूपन अमाउंट अपन करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100। कूपन अमाउंट इंटू करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100। मार्केट प्राइस किसका, मार्केट प्राइस ट्रेजरी बॉन्ड का या गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मार्केट प्राइस। कूपन अमाउंट, कूपन अमाउंट कैसे निकलता है, कूपन अमाउंट निकलता है कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू। एग्जाम्पल से समझाऊँ तो अगर 7% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ठीक है, फेस वैल्यू 100 दी हुई है, तो कूपन कितना है, कूपन यानी कि बेसिकली इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, यानी कि कूपन कितना आएगा, कूपन निकलेगा 7% ऑफ 100 यानी कि 7 रुपीज़। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस जो चल रही है वो 120 रुपये चल रही है। ठीक है, मार्केट प्राइस चल रही है करेंट 120, तो आर एफ क्या आएगा, आर एफ आएगा 7 अपन 120 इंटू 100। तो आर एफ निकालने का ये भी एक तरीका है, कूपन अमाउंट अपन करेंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो आर एफ निकालने के जितने भी तरीके थे ना एक ही जगह बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं रिस्क प्रीमियम की। तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ये पूरे को क्या बोलते हैं, रिस्क प्रीमियम। और आर एम माइनस आर एफ, इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं, आर एम माइनस आर एफ, इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ। तो आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा पूरे को बोलेंगे रिस्क प्रीमियम, और सिर्फ आर एम माइनस आर एफ को बोलेंगे मार्केट रिस्क प्रीमियम और प्रीमियम और मार्केट पोर्टफोलियो। अब ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन में आपको घुमा घुमा कर डेटा दे सकता है। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रीमियम और मार्केट पोर्टफोलियो इज 8%
क्या समझ में आया कि आर एम माइनस आर एफ 8% निकाल के दे दिया, आपको क्या चाहिए, आर एफ चाहिए और बीटा चाहिए आर ई निकालने के लिए। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ को समझना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, किसके क्या सिनोनिम्स हैं, सब याद रखना पड़ेगा। और मेरी पूरी कोशिश रही है कि सारे के सारे सिनोनिम को एक ही जगह बता दूं। तो प्रीमियम और मार्केट पोर्टफोलियो, आर एम माइनस आर एफ। अब आर एम का मतलब होता है रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि मार्केट रिटर्न। तो ये मैंने आपको बता रहा था, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मार्केट को अज्यूम करो एक पोर्टफोलियो है, और जब उस पोर्टफोलियो का रिटर्न निकाला जाता है तो उसको कहेंगे मार्केट रिटर्न, और उसी पोर्टफोलियो का जब रिस्क निकाला जाता है तो कहते हैं मार्केट रिस्क। मार्केट रिटर्न को आर एम लिखते हैं और मार्केट रिस्क को सिग्मा एम या फिर एस डी ऑफ एम करके लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यही मैं बता रहा था कि रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या है, मतलब होता है एक्स्ट्रा रिटर्न जो आपको चाहिए फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क। मैंने रिस्क लिया तो मुझे रिटर्न मिला, वो कहलाता है रिस्क प्रीमियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे डिस्कशन करेंगे बीटा का। बीटा का एक छोटा सा डिस्कशन मैंने टी आर यू और एस आर के समझाया, और छोटा सा बीटा दी पोर्टफोलियो बताया था। अब पूरा का पूरा बीटा को पूरा एक तरीके से फिर से अच्छे से समझते हैं। जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले उसको फिर रिकॉल करवा देता हूँ। इट इज़ अ टाइप ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क तीन तरीके के थे, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक होता है परचेजिंग पावर रिस्क। उसमें से जो मार्केट रिस्क था वही बीटा है। ठीक है, इट इज़ अ रेशियो, दैट इज इट इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं है। सेम डायरेक्शन है, डिफरेंट सेंसिटिविटी है कि मार्केट बढ़ेगा तो शेयर बढ़ेगा, मार्केट गिरेगा तो शेयर गिरेगा, लेकिन कितने अमाउंट से गिरेगा या कितने परसेंटेज से गिरेगा वो बीटा पे डिपेंड करेगा। बीटा का 2.5 है तो मार्केट गोज अप बाय 1%, स्टॉक गोज अप बाय 2.5%। अब बीटा निकालने के तरीके, बीटा निकालने के तरीकों में बीटा स्टॉक अलग तरीके से निकलेगा, बीटा द पोर्टफोलियो अलग तरीके से निकलेगा। अब बीटा दी पोर्टफोलियो तो आपको ध्यान होगा, अभी क्वेश्चन किए थे उसके लिए काम आया था, समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू। ये एक तरीका हो गया बीटा दी पोर्टफोलियो निकालने का। और बाकी जो फॉर्मूले हैं दे आर सेम फॉर्मूले एज बीटा दी स्टॉक। यूज पी वेयर एवर एस इज यूज। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीटा ऑफ दी स्टॉक के बहुत सारे फॉर्मूले मैं आगे चल के सिखाऊंगा, उसी फॉर्मूले को पोर्टफोलियो के यूज़ करना है। तो जहाँ जहाँ स्टॉक का डेटा लिया है वहाँ पोर्टफोलियो का डेटा ले लेना। जैसे रिटर्न ऑफ दी स्टॉक लिया है कहीं पर, ठीक है, जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टॉक लिया है उससे बीटा स्टॉक आएगा, और जहाँ पे पोर्टफोलियो का रिटर्न ले लोगे तो वो बीटा पोर्टफोलियो का आ जाएगा, तो इंटरचेंजेबल हो जाएगा। तो क्या कहानी निकली, कहानी ये निकली कि बीटा दो तरीके का होता है, एक होता है स्टॉक का बीटा, एक होता है पूरे के पूरे पोर्टफोलियो का बीटा। पोर्टफोलियो के बीटा के लिए एक अलग से फॉर्मूला सिखाया, समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू। और बाकी जो फॉर्मूला हैं बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो के, वो एज इट इज बीटा ऑफ दी स्टॉक के इस्तेमाल करने हैं। चलो इसको और अच्छे समझाता हूँ फिर से। जैसे पहला फॉर्मूला देखो, बीटा ऑफ स्टॉक का पहला फॉर्मूला, स्टॉक रिटर्न अपॉन मार्केट रिटर्न, यानी कि ई, ये परसेंटेज में रहेगा, यानी कि ई आर अपॉन आर एम। अब जहाँ पे स्टॉक रिटर्न लिए हो, नीचे मार्केट रिटर्न लिए हो, स्टॉक रिटर्न की जगह पोर्टफोलियो का रिटर्न ले लोगे अगर न्यूमरेटर में, तो बी एस यानी कि बीटा ऑफ द स्टॉक की जगह बीपी आ जाएगा, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। यानी कि ये स्टॉक की जगह पोर्टफोलियो ले लोगे तो ये एस की जगह पी बन जाएगा, बस सिंपल है। तो पहला फॉर्मूला क्या है, पहला फॉर्मूला है स्टॉक का रिटर्न अपॉन मार्केट का रिटर्न, यानी कि ई आर अपॉन आर एम। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब आता है चेंज। तो डेल्टा स्टॉक रिटर्न अपॉन डेल्टा मार्केट रिटर्न, इसका मतलब होगा चेंज इन द स्टॉक रिटर्न अपॉन चेंज इन मार्केट रिटर्न। मार्केट रिटर्न दो दिए हुए हैं, 10% था कल, आज 12% हो गया, और स्टॉक रिटर्न दिए हुए हैं, कल 8% था आज 14% हो गया। तो ये जो डिफरेंस निकालोगे ना आप, चेंज इन स्टॉक रिटर्न की कितना बदला और चेंज इन मार्केट रिटर्न कितना बदला, तो आपका बीटा आ जाएगा वहाँ से। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया डेल्टा स्टॉक रिटर्न अपॉन डेल्टा मार्केट रिटर्न। तीसरा फॉर्मूला
तीसरा फॉर्मूला है बीटा ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक अपॉन रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। तो रिस्क प्रीमियम क्या होता है आपको समझा दिया CAPM में, RM माइनस RF इंटू बीटा, ये तो फॉर्मूला हो गया। लेकिन मतलब क्या होता है, मतलब होता है रिस्क प्रीमियम का कि शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, तो इस रिस्क लेने का एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा। तो जो एक्स्ट्रा रिटर्न है दैट्स रिस्क प्रीमियम। ठीक है, तो रिस्क प्रीमियम इज व्हाट, एक्स्ट्रा रिटर्न। तो बीटा ऑफ द स्टॉक इज रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक अपॉन रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट, परसेंटेज में होता है ये। चौथा, कोवेरियंस ऑफ RM एंड ER। कोवेरियंस अपन ने किसका निकाला था, हम लोगों ने कोवेरियंस निकाला था किसी दो इन्वेस्टमेंट के बीच का रिलेशनशिप, ये होता है। तो अगर मैं मार्केट को एक इन्वेस्टमेंट मानूँ या एक पोर्टफोलियो मानूँ और मेरे पास एक पोर्टफोलियो है, जब इन दोनों पोर्टफोलियो के बीच का मेरे को रिलेशनशिप निकालना है तो इन दोनों के बीच का कोवेरियंस निकालूंगा। एग्जैक्टली तो कोवेरियंस अगर RM और ER के बीच में क्या होगा, द रिलेशनशिप बिटवीन माई पोर्टफोलियो एंड मार्केट पोर्टफोलियो। मार्केट इज अ पोर्टफोलियो, तो मार्केट और मेरा जो स्टॉक है या फिर मेरा जो पोर्टफोलियो है उसके बीच का रिलेशनशिप कहलाता है कोवेरियंस। तो वो निकाल लूंगा, कोवेरियंस RM और ER के बीच का अपॉन सिग्मा मार्केट स्क्वायर। तो इसको अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कोवेरियंस अपन मार्केट का वेरियंस, कोवेरियंस अपन मार्केट का वेरियंस, कोवेरियंस न्यूमरेटर में आ गया, मार्केट का वेरियंस यानी कि सिग्मा मार्केट स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। तो चौथा फॉर्मूला हो गया कोवेरियंस अपॉन मार्केट का वेरियंस। क्या पढ़ रहे हैं, बीटा पढ़ रहे हैं, बीटा निकालने के तरीके। पांचवा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक यानी कि रिस्क ऑफ स्टॉक परसेंटेज में अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट या फिर रिस्क ऑफ द मार्केट या मार्केट रिस्क परसेंटेज में। अब आप सोच रहे होगे कि बीटा को आप बोल रहे थे सिस्टमैटिक रिस्क, हाँ, और बीटा सिस्टमैटिक रिस्क के अंदर में आता है मार्केट रिस्क के अंदर में। तो क्या मार्केट रिस्क और बीटा सेम है? नहीं, मार्केट रिस्क और बीटा सेम नहीं है। मार्केट रिस्क एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट है और बीटा जो है वो एक कंपनी और मार्केट के बीच का एक न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, तो बीटा ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू एच डी ऑफ स्टॉक या रिस्क ऑफ स्टॉक अपॉन रिस्क ऑफ मार्केट परसेंटेज में इंटू कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर। तो अगर इस फॉर्म में लिखें सिग्मा एस अपॉन सिग्मा एम इंटू आर, आर कैसे निकालेंगे, तो आर कैसे निकालते थे, आर निकालते थे कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ऐसे निकालते थे। अब मान के चलो आपको दो स्टॉक नहीं दिए हुए हैं, एक स्टॉक दिया हुआ है और एक मार्केट का डिटेल दिया हुआ है, तो मार्केट को स्टॉक की तरह ट्रीट कर लो। यानी कि जब कोवेरियंस एक्स वाई निकाल रहे थे तो एक्स को स्टॉक मान लो, वाई को मार्केट मान लो, तो आपका काम आसान हो गया। तो निकालोगे जब कोवेरियंस मार्केट और स्टॉक के बीच का और डिवाइड कर दोगे एच डी ऑफ एक्स और एच डी ऑफ वाई का, तो क्या निकल के आएगा, तो कोएफिशिएंट कोफिशिएंट आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो यहाँ पे वो वाला आर लेना है। ठीक है, अभी थोड़ा भारी लग रहा होगा, भारी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि एक साथ बहुत सारे फॉर्मूला आ गए, लेकिन एग्जाम टाइम में यही तरीका बहुत इफेक्टिव होता है कि अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे बीटा पढ़ रहे हैं, तो बीटा के सारे फॉर्मूला एक जगह पे लिखे हों और एक बार में याद कर लिए जाएं और एक बार में समझा दिए जाएं बाय द टीचर कि भैया बीटा कैसे कैसे निकलता है अलग अलग तरीके से। एक बार बता दिया, एक जगह पे बता दिया, तो चाहे वो इक्विटी वैल्यूएशन का चैप्टर हो या ये वाला चैप्टर हो पोर्टफोलियो, कहीं पर भी बीटा निकालने के तरीके दिखेंगे, सारे फॉर्मूला रिकॉल करोगे, कोई ना कोई एक फंसेगा, क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओगे। ठीक है, तो 5 तरीके बता दिए बीटा स्टॉक निकालने के, और बीटा पोर्टफोलियो के भी ये 5 तरीके हो गए। जहाँ जहाँ एस है वहाँ वहाँ पी ले लेना, जैसे सिग्मा एस अपन सिग्मा मार्केट इंटू आर लिखा है ना, तो एस की जगह पी ले लेंगे, फॉर्मूला पोर्टफोलियो का बन जाएगा। तो 5 तरीके स्टॉक के, 5 तरीके पोर्टफोलियो के, और एक तरीका एक्स्ट्रा पोर्टफोलियो का, समेशन डब्ल्यू बी बाय समेशन डब्ल्यू। वही नोट है, above formulae can also be used for BP, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो। क्वेश्चन कर लेते हैं एक, द रिस्क प्रीमियम फॉर द मार्केट इज 10%। मार्केट का रिस्क प्रीमियम दे दिया, अज्यूमिंग बीटा वैल्यूज ऑफ 0.25, 0.42, 1 एंड 1.67, कंप्यूट रिस्क प्रीमियम ऑन सिक्योरिटी के। अच्छा, तो रिस्क प्रीमियम मार्केट का दे दिया और बीटास दे दिया,
और बोल रहा है रिस्क प्रीमियम सिक्योरिटी के निकालो, ठीक है। अब बीटा ऑफ द स्टॉक का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? रिस्क प्रीमियम वाला। क्या फॉर्मूला है? रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक अपॉन रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। अब क्वेश्चन मुझे बीटा निकाल के दे दिया है और मार्केट का रिस्क प्रीमियम भी दे दिया है 10%। निकालना है रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक, तो इसको यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक इज इक्वल टू बीटा ऑफ द स्टॉक इंटू रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। ये कर दोगे सबका तो आ जाएगा रिस्क प्रीमियम ऑफ सिक्योरिटी के, सिंपल। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 10%, बीटा वैल्यू ऑफ के 0.25, 0.421, 1.67। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 10% से तो आ जाएगा रिस्क प्रीमियम ऑफ के 0%, 2.5%, 4.2%, 10%, 16.7%। ठीक है। तो सिंस एक बार में अब आपको बीटा के सारे फॉर्मूले याद हो गए तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे किसी भी बीटा का तुरंत आपको रिकॉल करना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अरे इसमें ये वाला लगेगा फॉर्मूला, तीसरा वाला लगेगा, तुरंत कर लिया। तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है पढ़ाई करने का, ठीक है। तो इसमें हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, रिस्क प्रीमियम ऑफ द स्टॉक अपॉन रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। The following information is available in respect of सिक्योरिटी एक्स। इक्विलिब्रियम रिटर्न, पहली बार सुन रहे हो? इक्विलिब्रियम रिटर्न मतलब, इक्विलिब्रियम रिटर्न का मतलब होता है कि ऐसा स्टेज जहाँ पे ई आर और आर ई सेम होता है। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी, तो जहाँ पे ई आर और आर ई सेम होगा वो वाला स्टेज है इक्विलिब्रियम रिटर्न 15%। फिर मार्केट रिटर्न आर एम दिया हुआ है 15%। 7% ट्रेजरी बॉन्ड ट्रेडिंग एट ₹140। तो 7% क्या है ट्रेजरी बॉन्ड का कूपन रेट, 140 क्या है करंट मार्केट प्राइस। आगे बढ़ते हैं, कोवेरियंस ऑफ मार्केट एंड सिक्योरिटी 225% स्क्वायर। तो कोवेरियंस मार्केट के बीच का और सिक्योरिटी के बीच का निकाल कर दे दिया। कोफिशिएंट कोरिलेशन 0.75। क्या मांग रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न एंड सिक्योरिटी रिटर्न। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन की इक्विलिब्रियम रिटर्न यानी कि ई आर और आर ई यानी कि 15%, मार्केट रिटर्न यानी कि आर एम 15%, ट्रेजरी बॉन्ड का कूपन रेट 7%, ट्रेजरी बॉन्ड का करंट मार्केट प्राइस 140। अज्यूम कर लेंगे कि ट्रेजरी बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपये, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है फेस वैल्यू, बट कूपन रेट को तो इस्तेमाल करना है, तो कूपन रेट को इस्तेमाल करने के लिए फेस वैल्यू चाहिए रहता है। कूपन रेट हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, कभी भी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होता। तो कूपन रेट इस्तेमाल कर लेंगे। आगे चल के कोवेरियंस आर एम और ई आर का 225% स्क्वायर दिया है, आर दे दिया 0.75। सिग्मा मार्केट यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट मांग रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक सिग्मा एस मांग रहा है। क्या करें? सबसे पहले बीटा निकाल लेते हैं। बीटा निकालने के लिए इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं, ऑप्शंस हैं। मैंने दोनों ऑप्शन अभी बता दिए, एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पहला है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ई आर अपॉन आर एम का, सबसे पहला फॉर्मूला कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द स्टॉक अपॉन मार्केट रिटर्न, यानी कि स्टॉक का रिटर्न अपॉन मार्केट का रिटर्न, ई आर बाय आर एम। 15/15, बीटा का मतलब 1, बीटा का वैल्यू आ गया 1। दूसरा तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले हमने आर एफ निकाला। आर एफ कैसे निकालते हैं? सी ए पी एम में सीखे थे, दिखा देता हूँ। ये देखो, कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू अपॉन करंट मार्केट प्राइस इंटू 100। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। 7% इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू अपॉन 140 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 5%। आर एफ आ गया। आर एफ के बाद आर ई का फॉर्मूला, आर ई का क्या फॉर्मूला सीखे थे सी ए पी एम में? आर ई का फॉर्मूला सीखे थे आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम रिटर्न है, आर ई की जगह ई आर यूज़ कर सकता हूँ, तो ई आर इज इक्वल टू आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा।
अब यहाँ पे बीटा अपने को पता नहीं है, बाकी सब डेटा है। ये 15% है, ये 5% निकाल लिए, और ये 15% है, ये 5% है। तो ये सबको कैलकुलेट करोगे तो बीटा आ जाएगा 1। बीटा मिसिंग फिगर है, बीटा का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो बीटा दोनों केसेस में 1 आ रहा है, बट मेथड अलग है। तो अब जो मेथड चाहो यूज़ करना यूज़ कर सकते हो, मैंने दोनों बता दिया। एक है डायरेक्ट बीटा का फॉर्मूला, एक है ये RF और CAPM वगैरह यूज़ करके निकालना, दोनों करेक्ट है। एग्जाम में दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बीटा का एक और फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कोवेरिएंस अपॉन मार्केट का वेरिएंस। तो कोवेरिएंस RM और ER के बीच में अपॉन मार्केट का वेरिएंस। मार्केट का वेरिएंस यानी कि सिग्मा ऑफ द मार्केट स्क्वायर। सिग्मा ऑफ द मार्केट मेरे पास नहीं है, बट बीटा है, बीटा भी निकाला 1 है, तो बीटा निकाल लिया। कोवेरिएंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 225% स्क्वायर अपन सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर, मिसिंग फिगर है। तो सिग्मा मार्केट होल स्क्वायर इक्वल टू 225% स्क्वायर, सिग्मा ऑफ द मार्केट यानी कि SD रूट और 225 15%। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आ गया। तो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट रिटर्न, इस 15% आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे बीटा का एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। कौन सा वाला? सिग्मा S अपॉन सिग्मा M इंटू आर। यहाँ पे बीटा मेरे पास है 1, सिग्मा S मुझे निकालना है। सिग्मा मार के 15% मैंने निकाल लिया, R.75 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एक मिसिंग फिगर है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टॉक सिग्मा S, इसको यूज़ कर लूँगा। 15% इस सिग्मा S 0.75, सिग्मा S 20%। क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या था कि भैया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट रिटर्न सिग्मा M निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी रिटर्न सिग्मा S निकालो। तो निकाल लिए। मार्केट रिटर्न का आया 15%, सिक्योरिटी रिटर्न का आया 20%। क्या आया? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपने बीटा का ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, कोवेरिएंस वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया, और पहला वाला बेसिक फॉर्मूला भी यूज़ कर लिया। तो देखा, एक बार अगर बीटा के फॉर्मूले याद हो गए, यानी कि एक बार एक बीटा के फॉर्मूले एक जगह में याद कर लिए गए, एक जगह पढ़ा दिए गए, तो कोई सा भी क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है बीटा का, जहाँ पे बीटा का इन्वॉल्वमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, Mr. Gupta is considering investment in the shares of R Limited. He has the following expectations of return on the stock in the market. प्रोबेबिलिटी दी हुई है, R लिमिटेड का रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है। अब इतना पढ़ने के बाद लगता है यार इसकी एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की, यानी कि रिक्वायर्ड रिटर्न है। जी नहीं, एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न का मतलब ER होगा। RE का सिर्फ लिमिटेड यूज़ है, जहाँ जहाँ CAPM वगैरह का डेटा होता है वहीं पे सिर्फ RE का रोल आता है। लेकिन क्वेश्चन को अगर घुमा के भी पूछेगा तो भी आपको स्टिक रहना है अपने नॉलेज के साथ। क्या नॉलेज? कि भैया प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह के थ्रू ER निकलता है, RE नहीं निकलता। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है 0.35, 0.3, 0.15, 0.20। तो मैंने क्या बताया था कि एक्सपेक्टेड वर्ड का मतलब किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में एक्सपेक्टेड तब आता है जब हम प्रोबेबिलिटीज़ यूज़ करते हैं। तो सिंस यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी यूज़ करने वाले हैं, तो जो रिटर्न निकालने वाले हैं वो RE, यानी कि मिस्टर गुप्ता जी का रिक्वायर्ड रिटर्न नहीं है, वो ER है। समझ में आ गया? उनका जो रिक्वायर्ड रिटर्न होगा वो RE होगा, हम निकालेंगे ER। तो R लिमिटेड रिटर्न और मार्केट रिटर्न। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R लिमिटेड। स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न ERS, वेरिएंस मतलब SD S का स्क्वायर और SD मांग रहा है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट। तो मार्केट का कैसे निकालोगे? मार्केट का कुछ नहीं करना है, जैसे कि किसी दूसरे स्टॉक का निकालते थे, जैसे दूसरे स्टॉक का, जैसे R लिमिटेड का निकालोगे वैसे ही मार्केट का निकालोगे, सेम फॉर्मूला यूज़ करोगे। जैसे अगर R लिमिटेड को X मानोगे तो मार्केट को Y मान लेना, सॉल्व कर लेना।
फिर आ रहा है फाइंड आउट द बीटा कोफिशिएंट फॉर द अनलिमिटेड शेयर्स। बीटा कोफिशिएंट फॉर द अनलिमिटेड शेयर्स कैसे सॉल्व करेंगे? तो अभी तक जो मैं आपको नॉलेज दे चुका हूँ उसके हिसाब से आप जैसे पहले आपने आर लिमिटेड को पकड़ा, उसका ई आर निकाल लोगे, फॉर्मूला बता दिया हूँ, फ्यूचर डेटा गिवन वाला। फिर एच डी एस यानी कि सिग्मा एस निकाल लोगे, फिर वेरिएंस निकाल लोगे स्क्वायर करके। तो क्वेश्चन की जो 3 रिक्वायरमेंट है, पहली एक्सपेक्टेड रिटर्न, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, तीनों आ जाएगा आर लिमिटेड का। सेम गोस फॉर मार्केट, मार्केट का भी रिटर्न निकालोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आ जाएगा आर एम, एच डी ऑफ दी मार्केट यानी कि सिग्मा एम निकालोगे, स्क्वायर कर दो तो वेरिएंस आ जाएगा। फिर क्या करना है, फिर कोवेरियंस निकाल लेना है आर एम और ई आर के बीच का। कोवेरियंस का फॉर्मूला बता दिया हूँ, पास्ट डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है, फ्यूचर डेटा दिया रहेगा तो क्या करना है। वहाँ पे कुछ ऐसा करते थे, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, ऐसा करते थे। तो यहाँ पे इसको एक्स ले लो, इसको वाई मान लो, सॉल्व कर दो तो कोवेरियंस आ जाएगा वही फॉर्मूले से, बाकी सब सेम रहेगा। तो कोवेरियंस निकाल लेना। कोवेरियंस निकालने के बाद ये कुछ कुछ फिगर आपके सामने आएंगी। पहले आप इस वीडियो को पॉज करके कॉपी में सॉल्व कर लो और फिर मेरे इस आंसर के साथ मैच करना, फिर यहाँ से आगे बढ़ना। मैं बढ़ रहा हूँ आगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न अनलिमिटेड का आएगा 28%, मार्केट का आएगा 21.25%, वेरिएंस आएगा 38.5% स्क्वायर, 42.188% स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा 6.2%, अनलिमिटेड का, मार्केट का आएगा 6.495%, कोवेरियंस दोनों के बीच का आएगा 37.5% स्क्वायर। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना, अब बीटा ऑफ आर लिमिटेड निकालना है। क्वेश्चन का लास्ट है बीटा कोफिशिएंट। बीटा कोएफिशिएंट बोले तो भी उसका मतलब बीटा ही होता है। बीटा कोएफिशिएंट बोले तो उसका मतलब बीटा ही होता है। क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे, कोवेरियंस वाला फॉर्मूला लगाओगे, कोवेरियंस बाय मार्केट का वेरियंस। तो कोवेरियंस आर एम और ई आर के बीच क्या आ जाएगा? 37.5% स्क्वायर, यानी कि ये रहा। और नीचे मार्केट का वेरियंस 42.188% स्क्वायर। तो ये परसेंटेज स्क्वायर और ये परसेंटेज स्क्वायर कट जाएगा, बीटा का वैल्यू रहेगा 0.888। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब अभी तक का जितना भी आपका मेजर पोर्टफोलियो का नॉलेज है उसको पूरा टेस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में ई आर पढ़े थे, ई आर एस पढ़े थे, ई आर पी पढ़े थे, तो ई आर निकालना आ गया। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना सीखे, फिर कोवेरियंस निकालना सीखे, फिर आगे बढ़ते गए, फिर अब बीटा निकालना सीख गए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूरा रिवीजन करा देंगे आपका मेजर पोर्शन जो हमने पढ़ा था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस तरीके से बीटा आ जाएगा इसका। अब बीटा निकाल लिए, कभी 0.888 आया, कभी 1 आ रहा था, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग क्या ड्रॉ करें? कैलकुलेशंस तो कर ली, पर कुछ मीनिंग भी तो होगा कि बीटा का मतलब क्या है, इतनी वैल्यू का मतलब क्या होगा, क्या इससे मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो, बीटा का 4 केस हो सकता है। बीटा या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या मोर देन 1, या लेस देन 1। ठीक है, चारों का अलग अलग मीनिंग है। पहला आ रहा है बीटा 0। बीटा 0 का मतलब, बीटा क्या होता है? रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क का एक पार्ट होता है। तो अगर रिस्क 0 है वो कहाँ होगा? तो जैसे हमने पढ़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटी, आरएफ के लिए पढ़ा था ना कि रिस्क वहाँ पे 0 होता है। तो अगर रिस्क 0 है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का बीटा 0 होगा ऑब्वियसली। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का जो बीटा होता है वो 0 होता है, वहाँ पे रिस्क नहीं होता। दूसरा है कैश का बीटा। कैश का बीटा मतलब पैसों का, मनी, जो आपके पैसे होते हैं, नोट होते हैं, जिसको हम लीगल टेंडर बोलते हैं। ये अगर अलमारी में रखे 25,000, एक साल बाद निकाल के देखें तो 25,000 ही रहेंगे, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो वो रिस्क ही नहीं है ना, उसकी कोई वैल्यू ना तो गिरेगी ना तो बढ़ेगी, 25,000 ही रहेगा। तो इसलिए कैश का बीटा भी 0 होता है, वहाँ पे रिस्क नहीं होता। रिस्क फ्री सिक्योरिटी, कोई और ऐसी कोई रिस्क फ्री सिक्योरिटी है, यहाँ पे रिस्क है ही नहीं, तो उसका बीटा 0 होगा। ठीक है, बीटा किसका निकाला जाता है? बीटा सिक्योरिटी का, मार्केट का, इन सब का निकाला जाता है। अगर कोई ऐसी सिक्योरिटी जहाँ पे रिस्क नहीं है तो उसका बीटा 0 होगा। ठीक है, ऑलराइट। बीटा 1, बीटा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, सबसे पहले ये समझाता हूँ। व्हेन आर एम इजिकल टू ई आर, सबसे लास्ट वाला पहले बता रहा हूँ, आर एम इजिकल टू ई आर। ये कैसे पता चला? ये सिंपल पता चला कि जो बीटा का फॉर्मूला सीखे थे
आपके सामने लेके आता हूँ मैं। पहला वाला ये ER और RM, अगर ये दोनों बेचारे इक्वल हो गए आपस में, जैसे क्वेश्चन में था 15%, तो अगर ER 15% है और RM 15% है, तो 15% बाई 15% बीटा इज 1, यानी कि ER और RM सेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो मार्केट रिटर्न दे रहा है उतना मुझको रिटर्न मिल रहा है। एक तरीके से क्या होगा, एक तरीके से ये तब होगा जब अगर मार्केट में 20 कंपनी के सिर्फ शेयर्स हैं, मेरे पास सारी 20 कंपनीज का शेयर हो। मान के चलो मेरे पास सारी कंपनीज का एक एक शेयर है, मेरे पास एक बास्केट है, मार्केट भी एक बास्केट है, उस बास्केट में 20 इन्वेस्टमेंट पड़े हुए हैं, मैंने अपने पैसे कुछ कुछ शेयर्स पे लगा दिए, यानी कि एक एक शेयर खरीदा है सारी कंपनीज का, तो मेरे पास भी 20 कंपनीज के एक एक शेयर हो गए। मतलब मार्केट के जैसे दिख रहा है मेरा भी, क्वांटिटी कम दिख रही है लेकिन दिख तो रहा है ना एग्जैक्टली सेम। तो जब पूरा का पूरा मार्केट जो रिटर्न कमा के देगा, मतलब मेरे पास जितनी होल्डिंग है मेरी कंपनीज उतना कमा के देगी, तो दोनों इक्वली हो गए ना। मतलब मार्केट का जो बास्केट है और मेरा बास्केट सिमिलर है, सेम दिख रहा है, तो उस केस में ER और RM सेम हो गया, तो वहाँ पे बीटा का वैल्यू 1 आ गया। दूसरा मार्केट और मार्केट पोर्टफोलियो, यानी कि पूरे के पूरे मार्केट का बीटा 1 है। वो कैसे? वो ऐसे कि जैसे कि पूरा का पूरा मार्केट है, आप जब बीटा निकालते हो तो उसका बेस क्या रखते हो? बेस रखते हो मार्केट, कि जब मार्केट 1% ऊपर नीचे होगा तो स्टॉक ऊपर नीचे होगा। तो अगर आपने बेस जिस चीज़ को रखा है वो मार्केट है और उसके सामने उसी का बेस रख दो, तो दोनों में तो कभी चेंज ही नहीं आएगा ना। ये जितना बढ़ेगा, ये उसका रेप्लिका है, वो उतना ही बढ़ेगा, सेम हो जाएंगे हर केस में। तो मार्केट या मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा भी 1 होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो बेस है जिसके थ्रू आप बीटा निकालते हो, और जो बीटा का मतलब आप देखते हो कि 2.5 है बीटा, यानी कि मार्केट 1% ऊपर नीचे हुआ तो स्टॉक 2.5% ऊपर नीचे होगा। तो ये जो आपने बेस रखा, किसको रखा है बेस? मार्केट को। अब इसके सामने ही मैं मार्केट ले आऊँ तो जब दो ये जितना बढ़ेगा ये उतना बढ़ेगा, ये जितना जाएगा उतना ही, तो ये रेप्लिका है दोनों एक दूसरे के, तो वहाँ पे बीटा 1 है, ठीक है। निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स, तो ये अभी आपको नोट कर लेना चाहिए यहीं पे, ये हम डेरिवेटिव चैप्टर में बहुत अच्छे से देखेंगे कि निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स क्या होता है। लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि निफ्टी या सेंसेक्स फ्यूचर्स जो है उनका बीटा 1 होगा, वहाँ पर भी बताऊंगा अलग से, बट सिंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी बता देता हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। बीटा इज मोर देन 1, बीटा इज मोर देन 1 में अगर आप एक चीज़ देखोगे कि बीटा का वैल्यू 4 है, 5 है, मतलब क्या है कि अगर मार्केट 1% बढ़ेगा तो ये 5% बढ़ जाएगा, मार्केट 1% गिरेगा तो 5% गिर जाएगा वो कंपनी का शेयर। मतलब बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिख रही होगी आपको, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, यानी कि रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर मार्केट थोड़ा सा भी हिला, ये तो पूरा भूकंप आ जाएगा इसमें, तो वैसा ही है। तो जब बीटा मोर देन 1 होता है, यानी कि मोर रिस्की, यानी कि एग्रेसिव स्टॉक्स। एग्रेसिव स्टॉक उनको बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। डेट इक्विटी रेशियो जिस कंपनी का है, ये डेट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कंपनी का जितना डेट है अपॉन इक्विटी से डिवाइड किया जाता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए दो तरह से पैसे आते हैं, एक तो जो ओनर है उसने पैसे लगाए, और या तो उसने कहीं से लोन लेके पैसे लगाए, ठीक है, लोन यानी कि उधार लेके पैसे लगाए। बिजनेस तो पैसों से चल रहा है, चाहे मेरे पैसे हो या उधार के पैसे हो, पैसे होंगे तो चलेगा। तो डेट इक्विटी रेशियो क्या बताता है कि भैया पूरा का पूरा डेट और इक्विटी का रेशियो कितना है, कि मेरे 100 रुपये लगे हैं और 200 रुपये का डेट है, तो 200/100 2 आएगा। इसका मतलब डेट इक्विटी रेशियो जितना ऊपर जाएगा, जितना हाई होगा, उतना डेट मेरे पास होगा, उतना लोन होगा मेरे पास, तो मतलब मैं बहुत रिस्की हूँ। जितना ज़्यादा लोन पे काम करूँगा उतना रिस्क है कि अगर मैं कल को मेरा बिजनेस डूबने गया तो जो इंटरेस्ट पटाना है बैंक को पटा नहीं पाऊंगा। जो बहुत सारी कंपनीज में आप देखते होंगे होता है कि उनके पास इतना ज़्यादा डेट होता है कि जो उसका इंटरेस्ट पेमेंट्स है वही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितना कमाते हैं इंटरेस्ट में चला जाता है, तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाता, धीरे धीरे बैंकरप्सी आ जाती है। तो हाई डेट इक्विटी रेशियो जिसका होता है, मतलब वो कंपनी रिस्की होती है, तो उनका बीटा मोर देन 1 होता है, ठीक है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ये एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे बीटा मोर देन 1 यूजुअली पाया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का बीटा 1 होगा,
इन सब सेक्टर में, बट यूजुअली ये सेक्टर जो है वो रिस्की सेक्टर्स हैं, उनका बीटा मोर देन 1 होता है। लेस देन 1 एग्जैक्ट अपोजिट, ये यहाँ पे लेस रिस्की है, मार्केट थोड़ा हिलेगा तो ये भी थोड़ा हिलेगा। डिफेंसिव स्टॉक्स हैं, डेट इक्विटी रेशियो यूजुअली लो होता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिसिन वाली इंडस्ट्री, मेडिसिन वगैरह, और एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि छोटे मोटे जो आपके किराना स्टोर में सामान मिलते हैं, सोप हो गया, शैम्पूज हो गया, कंडीशनर हो गया, ये सब जो टाइप के आइटम होते हैं ना, ये होती है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं इसको, एफएमसीजी इंडस्ट्री। तो बीटा निकाल तो लिए, फॉर्मूला सीख लिए, क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, बट कहीं ना कहीं मतलब भी पता होना चाहिए। तो बीटा 0 कब कब होगा, क्यों होगा, बीटा 1 कब होगा, क्यों होगा, किन किन का बीटा 1 होगा, बीटा मोर देन 1 मतलब क्या, और बीटा लेस देन मतलब 1 क्या।